दोस्तों, आईएफएस के एक और पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। हम यहाँ पे आपके लिए बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज लेकर आते रहे हैं और एक और सक्सेस स्टोरी यहाँ पे हम लेकर आए हैं। एक ऐसे स्टूडेंट है अनिर्बन रॉय, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक जेआरएफ 88 से क्वालिफाई किया है। और इनकी खासियत ये है कि उन्होंने एमएससी करते करते ही साइड बाय साइड सीएसआर नेट का प्रिपरेशन किया था और उन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है। तो आइए उनके साथ थोड़ी बातचीत करते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस जानते हैं और उनका स्पेशली मुझे पता है कि आपको जानना है कि उनका स्टडी स्ट्रैटेजी क्या रहा है। तो आइए बात करते हैं उनसे। हेलो अनिर्बाण, वेलकम टू आवर चैनल। हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन। तो अनिर्बाण, कैसा लग रहा है जेआरएफ क्वालिफाई होने के बाद और जेआरएफ क्वालिफाई होने से पहले की आपकी ज़िंदगी कैसी थी और अब कैसा लग रहा है? हाँ, पहले तो मतलब बहुत स्ट्रेस लगता था कि क्या करना, जेआरएफ लेना है, जेआरएफ करना है फिर। और होने के बाद काफ़ी पहला जो फीलिंग आया था वो तो काफ़ी रिलीफ कि हाँ हो गया मेरा जेआरएफ, रिलीफ फीलिंग आया था। हाँ। फिर हाँ, बहुत दोस्तों ने, सीनियर लोगों ने बहुत कांग्रेस किया, ये किया। एकदम एक बोझ हल्का हो जाता है ना कि जेआरएफ क्वालिफाई हो गया है, तो बोझ हल्का होगा कि हाँ बोझ हल्का। राइट। तो हम शुरुआत करते हैं। हम जानना चाहते हैं कि आपको सीएसआर नेट के बारे में पता कैसे चला, या फिर आपको इंस्पायर किसने किया कि सीएसआर नेट ये आपके लिए सही चॉइस हो सकता है? मुझे सही में, अगर आप सबको पता है कि मैं हूँ ऑनलाइन बैच 2020 में घुसा था, तो पहले जब मैं ऑनलाइन में था, टू बी ऑनेस्ट, मुझे मतलब पीएचडी करना है, पीएचडी करेंगे ये तो था, लेकिन कैसे करना है, कैसे हमको अप्रोच करना है इस लाइफ को पता नहीं था। फिर मैं गया जब कैंपस में, दोस्तों से बात किया, बहुत सीनियर से, सबसे इम्पोर्टेंटली आई मेट अ लॉट ऑफ सीनियर्स इन कैंपस। उन लोगों से बात करके, वो लोग में शायद 60 to 70% जेआरएफ थे ऑलरेडी उन लोगों के पास। उन लोगों से बात करके मुझे पता चला कि अच्छा, नेट एग्जाम होता है, इसमें ऐसे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी ऐसे पूरा होता है। फिर मुझे पूरा जब पता चला कि फिर मुझे लगा नहीं, पीएचडी करना है तो मुझे पहले ये जेआरएफ नाम का चीज तो मुझे हासिल करना है, ये नेट ठीक से देना है। तो वो था करीब दिसंबर के समय, मतलब जिस समय जून 2021 वाला जो नेट हुआ फरवरी में, वो सामने था। तो दिसंबर जनवरी में मुझे ठीक से पता चला कि नेट होता क्या है। तो उस समय मुझे पता चला कि हाँ, मुझे ये नेट क्लियर करना है, तो अगर मुझे पीएचडी में जाना है तो उस समय से मैंने शुरू किया कि नहीं, इस एग्जाम को मुझे जाना है। तो मतलब आपने ऐसा सोचा नहीं था कि आपको पीएचडी करके रिसर्च करना है, ऐसा आपने पहले नहीं सोचा था? ये आपने पहले नहीं सोचा। वहाँ जाने के बाद आपको दोस्तों से, सीनियर से, प्रोफेसर लोगों से बात करके, उन लोगों का लैब देख के, तब मुझे पता चला कि नहीं, मुझे इस लाइन पे जाना है। तो रिसर्च लाइफ के बारे में क्या अच्छा लगा? मतलब आपको उनसे बात करके या फिर उनके लैब्स देखकर आपको क्या लगा, कैसा फीलिंग आया उस टाइम? फीलिंग मतलब ये आया था कि मतलब अगर रिसर्च करने जब जाना है तो तब एक टॉपिक मन में रहना चाहिए कि हाँ, मुझे इस टॉपिक या फिर इस एरिया पे मुझे करना है। तो मेरा भी ऐसा लाइक ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाला पार्ट या फिर उसके रिलेटेड कुछ पार्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगते थे। तो उससे मुझे लगा कि हाँ, मैं अपना थॉट्स जो है, अगर उस थॉट के माफिक मैं प्रोफेसर ढूंढ सकता हूँ कि उस थॉट के माफिक इंडिया में कुछ प्रोफेसर्स या फिर अब्रॉड में कुछ प्रोफेसर्स काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे उनके अंडर में रिसर्च करने के जाऊँ तो शायद मैं मेरा थॉट्स और उनके जो एक्सपीरियंस वो मिला के कुछ कर सकता हूँ, कुछ इनोवेटिव मैं कर सकता हूँ। तो ये वाला थॉट मुझे अभी भी बहुत मोटिवेट करती है कि हाँ, मुझे उस टाइम पे जाना चाहिए। राइट। और ये अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कई सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि पीएचडी करना या रिसर्च करना मतलब आपके मन से आपके कुछ आइडियाज़ होने चाहिए जो आपको आगे ले जाकर उसके ऊपर काम करना है, उसको आगे ले जाने के लिए कोशिश करनी होती है। बहुत बढ़िया। सो आपने फिर सीएसआर नेट एग्जाम क्रैक करना ये डिसाइड कर लिया था, आपने बना लिया था कि इसको हासिल करना ही है। तो उसके बाद आपने प्रिपरेशन कैसे शुरू किया? आपके सीनियर्स की कैसे मदद रही आपकी इस जर्नी में पूरी? सबसे बड़ा मदद सीनियर्स का तो ये था कि उन लोगों ने पता है कैसे अप्रोच करना है एग्जाम को। जैसे पता है कि नेट एग्जाम अलग है इसलिए कि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं आपको। ऐसा नहीं कि पूरा एकदम ऑर्गेनिक फिजिकल पूरा एकदम पढ़ लो तो पढ़ना ही है। तो सीनियर्स लोगों ने पहले बताया कि तुम एकदम पूरा मत पढ़ने जाओ, ठीक से तुम अपना स्ट्रेंथ और अपना वीकनेस को समझो पहले। अभी तुम बीएससी करके आए, एमएससी 3 सेमेस्टर कर लिए, कुछ ना कुछ तुम्हें पता होगा अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में। तो उसके ऊपर तुम काम करो। तो फिर मैंने ऐसे अपना स्ट्रेंथ वीकनेस चॉइस किया। मुझे लगा कि नहीं, फिजिकल एज पर एमसीक्यू एग्जाम के लिए फिजिकल मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो मुझे उस पर फोकस करना है।
और फिर ऑर्गेनिक सिंथेसिस मेरा वीक पॉइंट है, तो मुझे वो भी काम कर रहा था। एक वीक पॉइंट है तो मतलब ऐसा नहीं कि एकदम छोड़ देंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे जितना भी हो सके। इनऑर्गेनिक मेरा सोचो था, मेरा मतलब पता था वो मेरा हो जाएगा। मतलब ऐसे मैंने फिर प्रिपरेशन करना चालू किया, बुक्स फॉलो करना, या फिर पहले का जो क्लास नोट्स था या था मेनली यूट्यूब। मैं यूट्यूब बहुत फॉलो किया। यूट्यूब में IFAS चैनल का शायद मतलब सब वीडियो मैंने देख लिया ऐसा, मतलब बहुत मैं देखता था यूट्यूब वीडियोस। यूट्यूब हेल्प मी अ लॉट। तो मतलब ये यूट्यूब ऑनलाइन एजुकेशन ये आपका मतलब एक कॉलेज में अलग चलता होगा, यहाँ पे यूट्यूब पे अलग चलता होगा मुझे लगता है। तो ऑब्वियसली राइट। तो फिर यहाँ पे फिर आपने एक और इंटरेस्टिंग बात लगी मुझे आपकी बातों में कि आपको ऑर्गेनिक सिंथेसिस में काम करना है, ऐसा आपका ये मोटिव था। अगर आप कह रहे हो कि ऑर्गेनिक सिंथेसिस ही आपका सबसे वीक टॉपिक है, तो हाँ मतलब काम करना एक बात है और उसको मेमोराइज करके रट्टे मारना अलग बात है। राइट। तो मतलब ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। मतलब मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ आप क्या कह रहे हो, क्योंकि कई बार ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमारे काफी वीक सब्जेक्ट्स होते हैं, मगर हमें इंटरेस्टिंग बहुत लगते हैं। तो मेरे लिए फॉर एग्जांपल बायोलॉजी ऐसा था कि बायोलॉजी में मुझे बहुत इंटरेस्ट था, मगर वो बायोलॉजी का इतना सारा नॉमेनक्लेचर रटना ये मुझे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए बायोलॉजी मेरा नहीं था। तो वैसा ही मुझे लगता है आपका भी एक एक्सपीरियंस रहा होगा आई गेस ऑर्गेनिक के बारे में। तो इसके बाद आपने कहा था कि बुक्स भी आपने कई सारे रेफर किए, तो कौन कौन से बुक्स आपने रेफर किए? मतलब जैसे ऑर्गेनिक के लिए जैसे वो था कैरुथर्स वाला बुक, और नांड्स वाला जो बुक है, ये दो बुक अगर क्लेडन तो है ही, क्लेडन तो पढ़ते आ रहे हैं बीएससी के थर्ड ईयर से एमएससी फर्स्ट ईयर पे, उसके ऊपर ये कैरुथर्स और नांड्स जो है ये मतलब बहुत हेल्प किया मुझे। ओके अच्छा। और फिजिकल में मैं जनरली वो बीएससी जनरली बीएससी वाला जो नोट्स में वो वही मैं फॉलो करता था बीएससी में, और यूट्यूब के जो कुछ वीडियोस है इसे मैंने फॉलो किया फिजिकल में। इनऑर्गेनिक में हुए कीटर है, मीजला टार है, ये सब बुक्स में फॉलो किया फॉर कोऑर्डिनेशन ओएमसी, जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं नेट के लिए। राइट। ये सब बुक्स मैंने फॉलो करके किया था। यही 4-5 मैंने मेन बुक्स फॉलो किए, बहुत सारे बुक्स मैंने फॉलो करने नहीं गया, 4-5 मेन बुक्स में मैं था। हाँ, ये भी अच्छी बात की आपने कि जितने ज्यादा बुक्स रेफर करोगे उतना आप भी कंफ्यूज हो जाते हो, या आपको भी ऐसा लगता है कि इतना हमारा पढ़ के नहीं हुआ है, इतना हमारा पढ़ना रह गया है। तो लिमिटेड बुक्स पे आप अगर काम करोगे तो वो भी एक अच्छा फीलिंग देता है आपको कि चलो हमने इतना पढ़ा है, तो मतलब काफी सब्सटेंशियल पढ़ाई हो चुकी है हमारी, ऐसा होता है। तो आपने प्रैक्टिस कहाँ से की? मतलब CSR नेट और ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करना ये बहुत जरूरी होता है, तो आपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस कहाँ से मिले आपको? एक मेरा बीएससी थर्ड ईयर में IIT जैम के टाइम में एक बुक लिया था, बहुत मोटा सा बुक, लेकिन IIT जैम के टाइम मैंने सॉल्व नहीं किया था उतना। उसमें CSR नेट गेट का एक शायद अरिहंत का था या फिर किसी का था, वो मोटा क्वेश्चन बुक था, वो मैं सॉल्व करता था। और मैंने IFAS का वो जो टेस्ट सीरीज होता है वो मैंने लिया था। उसमें बहुत सारे टॉपिक वाइज होते हैं, फुल लेंथ होते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, तो मैं रेगुलर बेसिस पे वो एग्जाम में देता था। वो एग्जाम में देते गया, वो एग्जाम मतलब जब भी कभी ऐसा भी होता था कि उस दिन कुछ पढ़ने का मन नहीं कर रहा है मेरा, तो चलो 2 एप्टीट्यूड का एग्जाम दे देते हैं। ऐसे मैं करता गया, मतलब एग्जाम में देता था एक रेगुलर बेसिस पे, तो ये मैं करता था। मतलब आपने काफी सारा प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस का बहुत हेल्प होता ही है। और जैसा आपने मेंशन किया कि एप्टीट्यूड को भी आपने नहीं छोड़ा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एप्टीट्यूड ये कई सारे स्टूडेंट्स इग्नोर भी कर देते हैं, मगर एप्टीट्यूड का भी एक बहुत बड़ा हाथ होता है आपका JRF या LS जो भी रिजल्ट है आपका उसको आने में। तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताई है हमारे सारे दर्शकों को। एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि इसके बाद अब आपका JRF क्वालिफाई हो चुका है, आप एकदम रिलैक्स फील कर रहे हो, इसके आगे के प्लान्स क्या है? आपने क्या सोचा है कि आगे क्या करोगे? प्लान्स जैसे मैंने बोला, PhD तो मुझे करना है, आई विल गो फॉर PhD। एंड अभी JRF वैसे सबको पता है कि JRF रिजल्ट इस बार बहुत लेट आया, तो बहुत लेट आने की वजह से लाइक मोस्ट ऑफ द IITs, IISc, JNC ऐसा जो भी प्राइम इंस्टीट्यूट्स माने जाते हैं, इवन आइजर्स, मोस्ट ऑफ द आइजर्स क्लोज देयर एप्लीकेशन ऑलरेडी। राइट। तो मैं सिर्फ आइजर पुणे पे एप्लीकेशन कर पाया, जिसकी इंटरव्यू 2-3 दिन बाद है। राइट। तो अभी मैं 2 चीज मेनली कर रहा हूँ, कुछ अब्रॉड वाले यूनिवर्सिटीज में, US में कुछ एप्लीकेशन में कर रहा हूँ। अच्छा। मेरा GRE और TOEFL में भी बहुत अच्छे मार्क्स है, मैंने दे दिया था, तो उसमें मार्क्स है मेरा बहुत बढ़िया। और मैं सामने कुछ ऐसे सामने 6 महीना कुछ काम अभी है नहीं, तो मैं उसके लिए कुछ प्रोफेसर्स को मेल कर रहा हूँ फॉर 6 महीना लाइक प्रोजेक्ट वर्क। तो घर पे भी बैठने से अच्छा कहीं भी काम करूँ तो मेरा भी एक्सपीरियंस आएगा, मेरा भी लैब के एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने में मेरा सुविधा होगा।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो आपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं। मैं एक और बार बता देता हूँ दर्शकों को कि अनिर्बाण अब्रॉड भी अप्लाई कर रहे हैं। उन्होंने जीआरई और टोफेल का एग्ज़ाम दिया है। तो जिनको पता नहीं है, याद रखिए कि जीआरई टोफेल ये जनरली यूएस में अगर अप्लाई करना है तो जीआरई और टोफेल का एग्ज़ाम देना होता है। यूरोप में थोड़ा सा अलग एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, मगर उन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने जो कहा था उसमें उन्होंने क्या कही कि वो अलग अलग प्रोफेसर्स को भी ईमेल कर रहे हैं कि उनके हाथ में आगे के 6 महीने हैं, तो काम क्यों ना अभी से शुरू किया जाए, क्यों पीएचडी का एडमिशन लेने तक इंतज़ार किया जाए। ये एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत अहम क्वालिटी होती है किसी भी रिसर्चर में कि मतलब बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, जहाँ पे मौका मिले आप काम शुरू कर दो। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। येस, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय दिस पर्टिकुलर एटीट्यूड ऑफ योर्स अनिर्बाण। तो इसमें एक और क्वेश्चन भी मैं पूछना चाहूँगा कि आप लैब सिलेक्ट कैसे कर रहे हो? आप कैसे डिसाइड कर रहे हो कि कौन से प्रोफेसर्स के साथ काम करना है आपको, या कौन से लैब में काम करना है? हाँ, लैब सिलेक्ट पहले तो जो मैंने बोला, आपको एक टॉपिक चूज करना है। अब ब्रॉड वाला टॉपिक चूज करना है, एकदम परफेक्टली नहीं, एक ब्रॉड टॉपिक चूज करना है। तो उसके ऊपर पहले प्रोफेसर ढूंढना होता है। ऑब्वियसली डिफरेंट IITs, आईआईएससी, आईआईएससी पे होता है। फिर अगर कुछ प्रोफेसर्स के वेबसाइट में वैकेंसी लिखा होता है, राइट, कुछ प्रोफेसर की हाँ वैकेंसी है कि प्रोजेक्ट वैकेंसी, पीएचडी वैकेंसी है। कुछ लोगों के पास नहीं होता है, लेकिन मेरा मानना है वैकेंसी हो ना हो, एक मेल करने में क्या जाती है, राइट। हाँ, और पहले जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो बहुत सारे लोगों के पास नहीं होती है, एक प्रॉपर्ली सीवी बना के रखना चाहिए सबको, क्योंकि सीवी हर कोई मांगता है। करेक्ट। तो एक सीवी बना के, सीवी अटैच करके एक मेल करने में क्या जाती है। और मैं फिर देखता हूँ कि रिसर्च का पब्लिकेशन कैसा रहा है, फर्स्ट में उनका एच इंडेक्स कैसा रहा है, तो उसके ऊपर बेस करके मैं मेल कर रहा हूँ। तो कुछ जगह से रिप्लाई आता है, कुछ जगह से नहीं आता है, लेकिन रिप्लाई नहीं भी आए तो डोंट गेट डिमोटिवेटेड। 10 जगह में करोगे तो 2-3 जगह से रिप्लाई तो आएगा ही, ऐसा मेरा आएगा ही। और ऑफ कोर्स मतलब ये जो भी साइंटिस्ट हैं ये हमेशा अच्छे स्टूडेंट्स के तलाश में होते ही हैं, फिर चाहे वो पीएचडी कैंडिडेट के स्वरूप में आ जाए या फिर प्रोजेक्ट स्टूडेंट के स्वरूप में आ जाए, उनको अच्छा काम करने वाले स्टूडेंट्स के की तलाश हमेशा रहती है। तो जैसा आपने कहा, ईमेल करने में क्या जाता है, सीवी अटैच कर दो और ईमेल कर दो, जवाब आएगा तो ऑफ कोर्स आपके लिए अच्छा ही है। सो वेरी गुड, वेरी गुड। ये बात एक्चुअली सारे CSR नेट एस्पायरेंट्स को भी याद रखनी है कि मतलब CSR नेट JRF ये आपका जर्नी का पहला स्टेप है। उसके बाद आपकी ज़िंदगी एक्चुअली शुरू होती है कि मगर उसकी तैयारी भी कैसे करनी है ये भी समझ लो कि आपको रिसर्च करना है, आपको PhD करना है, तो आपके एरियाज़ ऑफ इंटरेस्ट क्या हो सकते हैं, पोटेंशियल एरियाज़ ऑफ इंटरेस्ट क्या हो सकते हैं, और उसके बेसिस पे फैकल्टी से कांटेक्ट करना शुरू कर दो। ठीक है, फैकल्टी से कांटेक्ट करोगे तो आपको अंदाज़ा भी आएगा कि कहाँ पे वैकेंसीज हैं, कहाँ पे आपके इंटरेस्ट अलाइन होते हैं फैकल्टीज़ के इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, सो यस, बहुत बहुत धन्यवाद ये बात बताने के लिए हमारे सारे CSR नेट एस्पायरेंट्स के लिए। और ऑफ कोर्स हमारे दर्शकों में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी JRF या ILS क्वालिफाई हो चुके हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, थैंक यू सो मच अनिर्बाण। एक आखिरी सवाल जाने से पहले मैं आपको पूछना चाहूँगा कि हमारे जो एस्पायरेंट्स हैं यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको अगर आप एक कोई एडवाइस देते हो, जो सबसे अहम एडवाइस अगर देना चाहते हो, तो क्या बताओगे आप उनको? मेरा तो ये मानना है कि बी रेगुलर विथ योर स्टडीज। मतलब अगर कुछ ना कुछ तो पढ़ो, एक डेली रूटीन, वैसा मैं रूटीन पे बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन 5 घंटा 6 घंटे एक टाइम सेट करो कि इसमें मुझे पढ़ना या प्रैक्टिस करना है, करो। मतलब आज मन नहीं कर रहा है तो कुछ नहीं पढ़ूंगा, ऐसा मत करो, कुछ ना कुछ तो पढ़ो। कुछ ना मन करे तो 4 एप्टीट्यूड क्वेश्चन सॉल्व कर लो, क्योंकि वो भी बहुत 30 मार्क्स के आते हैं, ऐसा करो। और सोशल मीडिया से लास्ट के 2 महीना थोड़ा दूर रहो, बाकी पहले जो कर लास्ट के 2 महीना थोड़ा दूर रहो। करेक्ट, यस, अगेन बहुत अच्छी एडवाइस है मैं अगर कहूँ तो, कि हमेशा कुछ ना कुछ करो। मतलब हर दिन में ऐसा कभी भी मत करो कि एक दिन पूरा आपने कुछ भी नहीं किया, थोड़ा तो करो, बाकी कुछ नहीं, एप्टीट्यूड करो, मगर हमेशा रोज कुछ ना कुछ आपके प्रिपरेशन को मदद हो, ऐसा कुछ ना कुछ हमेशा करते रहो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस अनिर्बाण। आपके एडवाइस से और आपके एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा हमारे सारे दर्शकों को।
So thank you so much for joining us in this podcast. वेलकम सर, वेलकम। Yes. So ऐसे ही कई सारे पॉडकास्ट हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे और आपको इंस्पायर करते रहेंगे। अगली बार तक अलविदा एंड हैप्पी लर्निंग।